Hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 2 of class 11th sociology, and the name of chapter is term concepts and their use in sociology. Basically, when we are going to deal with the society, there are some specific terms which we use in the sociological aspect to study the society in a formal manner. So let us start the following things in the and we will study all of the given things in the following chapter. So let us start. According to sociologist Peter Berger, terminology is possibly very important for sociology. तो पीटर के हिसाब से ये एक सोशोलॉजिस्ट हुए हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं एक सोशोलॉजी के अंदर, समाजशास्त्र के अंदर, जो टर्मिनोलॉजी स्पेसिफिक वर्ड से इंडिकेट की जाती है. हर डिसिप्लिन के अंदर ये चीज़ें होती हैं, हर सब्जेक्ट के अंदर ये चीज़ें होती हैं, है ना. चाहे आप साइकोलॉजी में देख लो, चाहे आप इकोनॉमिक्स में देख लो, है ना, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस में देख लो, देयर आर सम टर्मिनोलॉजी. Every discipline has a certain set of terms and corresponding concepts that will help in learning and understanding discipline clearly. तो हर सब्जेक्ट के अंदर ये चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें टर्मिनोलॉजी टर्म्स क्यों डाली जाती हैं, ताकि हम उस सब्जेक्ट को मतलब कह सकते हो आप कंसेप्ट को बहुत क्लियरली समझ सकें. टर्म्स विल बी यूनिवर्सल इन नेचर एंड एवरीवन एसोसिएटेड विद द ब्रांड ऑफ स्टडी. अब देखो टर्म्स क्या होते हैं, ये यूनिवर्सल है, ये आपको हर जगह एप्लीकेबल दिखाई देंगे, है ना. और स्टडी के अंदर जब हम चीज़ों की स्टडी करते हैं उनमें इनकी बहुत ही ज़्यादा महत्वता है और बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होते हैं. सोशोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इज मार्क्ड बाय different ways of understanding sociology and abrupt social changes brought due to modernization. तो सोशोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप अलग अलग तरीकों से सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हो कि सोसाइटी के अंदर जो सोशल चेंजेस आ रहे हैं वो किन कारणों से हैं, मॉडर्नाइजेशन से हैं या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की वजह से हैं. उन सब चीज़ों को, या जो सोसाइटी जिन चीज़ों से इफ़ेक्ट होती है, उन सब चीज़ों को हम सोशोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, समाजशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं. सिग्निफिकेंस ऑफ टर्म एंड कंसेप्ट इन सोशोलॉजी. We need specific terms and concept to understand our divergent views about how and why society exists. तो डाइवर्जेंट क्या होते हैं, जिनमें देखो, जिनमें लोगों के व्यूज़ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं. हमारे व्यूज़ भी अलग हैं, हमारे व्यूज़ दूसरों से डिफर्स हैं, है ना. पर फिर भी सोसाइटी क्या होती है, एग्जिस्ट करती है. तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से डाइवर्जेंट व्यूज़ भी हैं लोगों में, पर फिर भी लोग एक सोसाइटी का पर्टिकुलर का पार्ट है एंड दे आर लिविंग टुगेदर. The term and concept reflects the concern of social thinkers to understand and map the social change. तो जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो टर्म्स होती है, उनके ज़रिए जो सोशल थिंकर्स हैं, जो समाजशास्त्री हैं या समाज के बारे में चीज़ों पे रिसर्च करते हैं, सोचते हैं, स्कॉलर्स हैं, वो सब सोशल चेंज को किसके ज़रिए समझते हैं, टर्मिनोलॉजी के ज़रिए. It reflects the concern the sociologist had in understanding the structural inequalities between group and society. और ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये रिफ्लेक्ट करती हैं किन चीज़ों को, सोसाइटी के अंदर जो इनइक्वालिटीज़ हैं, ग्रुप्स के बीच में, सोसाइटी के बीच में, है ना, इंडिविजुअल्स के बीच में, उन सब चीज़ों को समझने में हमारी मदद करती हैं. ठीक है. टर्म्स एंड कंसेप्ट एक्ट एज अ टूल ऑफ डिफरेंट वे टू अंडरस्टैंड सोसाइटी. तो टर्म्स और कंसेप्ट का यूज़ करके हम सोसाइटी को अलग अलग एस्पेक्ट्स में पढ़ सकते हैं. सोशोलॉजी एज अ डिसिप्लिन अलाउ को एग्जिस्टेंस ऑफ कंसेप्ट दैट लीड टू डाइवर्जेंस ऑफ व्यू. सोशोलॉजी को जब हम एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं तो हमें इस चीज़ से मदद मिलती है, सोसाइटी के अंदर जो डाइवर्जेंट चीज़ें हैं और सोसाइटी के डिफरेंट जो सेक्शन हैं वो कैसे एक साथ रह रहे हैं, उन सब को समझने में हमें मदद मिलती है सोशोलॉजी के ज़रिए. सोशल ग्रुप्स. अब देखो सोसाइटी जो होती है ना वो डिफरेंट इंडिविजुअल से मिल के बनती है. अब जो सोसाइटी के अंदर अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं उनके इंटरेस्ट भी अलग हैं, वैल्यूज़ भी अलग हैं, कल्चर भी अलग है, वे ऑफ थिंकिंग भी अलग है, बट दे इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड दे फॉर्म अ सोसाइटी. सोसाइटी इज़ फॉर्म्ड बाय ह्यूमन इंटरेक्शन. तो सोसाइटी किससे बनती है, ह्यूमन इंटरेक्शन से बनती है. जब अलग अलग कल्चर ट्रेडिशन के लोग एक साथ आते हैं और इंटरेक्शन होता है तब बनती है. ह्यूमन इंटरेक्शन कम्युनिकेट एंड कंस्ट्रक्ट सोशल कलेक्टिविटीज़. और जब
सोसाइटी के अंदर ह्यूमंस इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, कम्युनिकेट करते हैं, तो एक सोशल बॉन्डिंग बिल्डअप होती है उनके बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी एक पर्टिकुलर कल्चर का हूँ, पर कोई दूसरे कल्चर के व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ और एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो हमारे बीच में एक कलेक्टिवनेस या एक कलेक्टिविटीज़ या एक बॉन्ड बिल्डअप होगा। दीज कलेक्टिविटीज आर रेफर टू एज सोशल ग्रुप। और जब हम एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, बॉन्ड बनेगा, तो वहीं पे ही सोशल ग्रुप क्रिएट होगा। और ये दुनिया की किसी भी सोसाइटी में चले जाओ, आपको सोशल ग्रुप दिखाई देंगे ही देंगे जो एक पर्टिकुलर सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। वी हैव समथिंग इन कॉमन। अब सोसाइटी के अंदर देखो, लोग अलग अलग तो होते हैं पर फिर भी उनके बीच में कुछ चीज़ें कॉमन होती है ना। वी आइडेंटिफाई विद द ग्रुप एंड द ग्रुप कैन क्रिएट सेंस ऑफ बिलोंगिंग फॉर अस। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम अ हिंदू, सो एंड आई एम अ पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप इन द सोसाइटी। तो आई बीइंग द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, that brings a feeling or a sense of belongingness for them towards me and for me towards them। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। तो जब सोसाइटी में सोशल ग्रुप्स बनते हैं, तो जो भी सोशल ग्रुप के मेंबर होते हैं वो एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं, समर्पित होते हैं। Thus, social group refers to a collection of continuously interacting person who share common interest, culture, values and norms within a given society। अब देखो, एक बात आप और ध्यान रखना है यहाँ पे, जो एक सोशल ग्रुप होता है, पर्टिकुलर सोशल ग्रुप है, फॉर एग्जांपल एक्स, तो जो एक्स ग्रुप के मेंबर्स होंगे ना, वो कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते होंगे, मतलब उनकी आइडियोलॉजी कॉमन होगी, उनका कल्चर कॉमन होगा, वैल्यूज कॉमन होगी, नॉर्म्स कॉमन होंगी, है ना। अगर एक व्यक्ति एक अलग सोशल ग्रुप का मेंबर बनता है, तो कहीं ना कहीं फिर उसको डिफिकल्टीज होंगे, अगर उसकी आइडियोलॉजी, उसका कल्चर, उसका इंटरेस्ट अलग है। इसलिए तो सोसाइटी रेजिस्ट करती है ना, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल विच हैव डिफरेंट इंटरेस्ट, कल्चर, वैल्यूज और नॉर्म्स, है ना। अकॉर्डिंग टू द हॉर्टन एंड हंट, social groups are aggregates or categories of people who have a consciousness of membership and of interaction। तो इन दोनों के हिसाब से सोशल ग्रुप वो होते हैं कि मतलब एक इंसान जिसके अंदर इतनी समझदारी है कि वो उसे पता है कि उसको किस ग्रुप का मेंबर बनना है, और जिस भी ग्रुप का वो मेंबर बनता है तो दूसरों से वो अलग हो जाता है, उसकी कैटेगरी अलग हो जाती है ना। सोसाइटी के अंदर आपको ये दिखाई दे ही सकता है, ठीक है, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के अलग अलग मेंबर्स होते हैं। A group is also different from a category. If you are in the same category as a person, you may share similar characteristics like age, height। जैसे फॉर एग्जांपल अब 15 साल के बच्चों का एक सोशल ग्रुप है, उसमें 80 ईयर्स का व्यक्ति तो जनरली मेंबर नहीं दिखाई देगा ना आपको, है ना। या स्कूल में ही देख लो आप का क्लास में जो फ्रेंड सर्कल है, क्या उसमें कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप सबसे सहमत ना होता हो चीज़ों पे? नहीं, क्योंकि बिकॉज यू ऑल शेयर कॉमन इंटरेस्ट, वैल्यूज, नॉर्म्स लाइक एज, हाइट, और यू बोथ वियर ग्लासेस। कुछ भी हो सकता है, ये इंटरेक्शन किसी भी बेस पे हो सकता है ना। बट यू मे नॉट इंटरेक्ट और फील द सेंस ऑफ बिलोंगिंग। तो कहने का मतलब क्या है, मान लो किसी की हाइट आपके जैसी है, एज आपके जैसी है, एज आपकी एज का है, तो क्या वो आपके सोशल ग्रुप का मेंबर होगा? ये कंपलसरी है? नहीं, ठीक है। एग्रीगेट्स कैन दस बी डिफाइंड एज सिंपली कलेक्शन ऑफ पीपल who are in the same place at same time but share no definite connection। तो एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, जब इसे आसान शब्दों में अगर हम समझें, सेम तरह के लोग हैं, सेम जगह पे हैं, पर उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, रेलवे स्टेशन के ऊपर पैसेंजर बैठे हैं, हर कोई ट्रेन का इंतजार कर रहा है, आपको पता है, पर क्या वो एक दूसरे को जानते हैं, इंटरेक्ट करते हैं? नहीं ना। तो दे आर कॉल्ड एग्रीगेट। बस स्टॉप पे देख लो आप, एयरपोर्ट पे देख लो, सिनेमा हॉल के अंदर देख लो, वहाँ पे सब मूवी देख रहे हैं पर दे डू नॉट नो ईच अदर, ठीक है ना। आर द एग्जाम्पल ऑफ एग्रीगेट, दीज आर कॉल्ड एग्रीगेट्स। सच एग्रीगेट्स आर ऑफन टर्म्ड एज क्वासी ग्रुप, और इनको क्या बोलते हैं? क्वासी ग्रुप। वो सब मूवी देखने गए हैं बट दे आर unknown to each other, ठीक है। now let us see what is the meaning of quasi group। a quasi group can be defined as an aggregate or combination which lack structure or organization। अब देखो, वहां पे सब बैठे मूवी देख रहे हैं
पर क्या वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं? क्या उनके बीच में कोई ऑर्गेनाइजेशनल या सेम कॉमन वैल्यूज, नॉर्म्स, कल्चर, ट्रेडिशन शेयर हो रहा है? नहीं। एंड हुज मेंबर मे बी अनअवेयर एंड लेस अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रुपिंग। और जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हैं, क्या वो एक दूसरे से बातचीत करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ ग्रुप फॉर्म करना चाहते हैं? जनरली नहीं, है ना। फॉर एग्जाम्पल सोशल क्लासेस देख लो आप, स्टेटस ग्रुप, आप अपनी क्लास को देख लो, आप सब सेम क्लास में पढ़ रहे हैं क्या? सेम सब के सब एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं? नहीं है। ग्रुप्स होते हैं ना, या फ्रेंड सर्कल होता है ना। तो ये चीज़ in due course of time and in specific circumstances, such aggregate might take the form of social group as sociological defined. For example, people belonging to the same caste might come together to form a caste based political party. तो कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस में आप सब एक दूसरे के साथ एग्रीगेट्स बना ही लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक्स कम्युनिटी, एक्स कास्ट के लोग हैं, तो जनरली वो एक दूसरे से जानते भी ना हो, पर एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग फील करेंगे, है ना, कि ये तो हमारी ही कास्ट का है, ऐसे बोलते हैं ना, चाहे भले ही उसे जानते ना हो। तो ये चीज़, फॉर एग्जाम्पल पीपल बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट माइट कम टुगेदर, वो अक्सर आ सकते हैं एक साथ और एक कास्ट ग्रुप या एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी, हालांकि कास्ट के बेस पे वोट मांगना हमारे यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड नहीं है, पर फिर भी यू कैन सी इन द सोसाइटी अ पर्टिकुलर कास्ट इंडिविजुअल्स वोट फॉर अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, है ना। यू कैन सी इन उत्तर प्रदेश और एनी अदर स्टेट वेयर एवर द कास्ट सिस्टम प्रिवेल्स और द कास्ट हैव द डोमिनेंस इन द सोसाइटी। डिफरेंस बिटवीन सोशल ग्रुप एंड क्वासी ग्रुप। अब सोशल ग्रुप और क्वासी ग्रुप के बीच में डिफरेंस क्या है? देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन क्वासी ग्रुप एंड सोशल ग्रुप। एक हल्का सा फर्क है। अ ग्रुप ऑफ पीपल कैन टेक द फॉर्म ऑफ अ क्वासी ग्रुप एट सेम टाइम एज अ सोशल ग्रुप इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। अब देखो, इसका क्वासी ग्रुप तो आपको समझ में आ गया, सिनेमा हॉल वाले लोग हैं। अब मान लो उन सिनेमा हॉल में फॉर एग्जाम्पल एक बार को अगर मान लो कोई विवाद हो जाता है, कोई कन्फ्लिक्ट हो गया, तो क्या होगा? वहां पे एक सोशल ग्रुप भी बन सकता है, जैसे सेम कास्ट के लोग एक तरफ हो जाएं, दूसरे वाले अलग जगह हो जाएं, और आपको इस सोसाइटी में भी दिख जाएगा अलग, है ना। नॉर्मली आप उस व्यक्ति को, क्वासी ग्रुप है आपका, आप सब रेलवे स्टेशन पे वेट कर रहे हो, क्वासी ग्रुप हो, बट अगर इफ देयर इज एनी कंफ्लिक्ट अराइज दैट टाइम, देयर आर चांसेस दैट कि सोशल ग्रुप भी फॉर्म हो जाए, सेम आइडियोलॉजी वाले, सेम वैल्यूज रखने वाले लोग एक साथ हो जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? अ सोशल ग्रुप कैन बी सेड टू हैव एट लीस्ट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। हर एक सोशल ग्रुप के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। जैसे पहला, परसिस्टेंस इंटरेक्शन टू प्रोवाइड कंटिन्यूटी। एक सोशल ग्रुप के मेंबर आपस में इंटरेक्ट करते हैं ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे, लोग एक दूसरे को जानते रहें। अ स्टेबल पैटर्न ऑफ दीज इंटरएक्शन, एक दूसरे के प्रति समर्पित भी रहते हैं एक सोशल ग्रुप के मेंबर, है ना, चाहे किसी भी वे में देख लीजिए आप। अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक दूसरे से अपनापन फील करते हैं सेम सोशल ग्रुप के लोग, आइडेंटिफाई करते हैं एक दूसरे मेंबर को। जैसे ईच इंडिविजुअल कॉन्शियस होता है अपने ग्रुप के प्रति, है ना, उसके रूल्स के प्रति, रिचुअल सिंबल्स के प्रति, और जैसे उसको सेम मेंबर दिखाई देता है तो वो उससे कनेक्टिविटी फील करता है। तो एक सोशल ग्रुप के मेंबर शेयर्ड इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करते हैं, नॉर्म्स और वैल्यूज कॉमन होती है, और एक डिफाइनेबल स्ट्रक्चर होता है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप के, है ना, और उसके सारे मेंबर्स उसको क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप की अगर हम बात करें तो डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट हैव क्लासिफाइड ग्रुप्स डिफरेंटली। अलग अलग अर्थशास्त्रियों के हिसाब से अलग अलग सोशल ग्रुप हैं। इन देयर क्लासिफिकेशन दे टेक डिफरेंट क्राइटेरिया इनटू अकाउंट। तो उनके क्लासिफिकेशन में वो अलग अलग क्राइटेरिया लेते हैं, जैसे प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप रिलेशनशिप के बेस पे। इट इज़ द मोस्ट वेल नोन क्लासिफिकेशन गिवन बाय कूले। अब आप इनका नाम याद रखना, इन्होंने दिया था ये क्लासिफिकेशन, ठीक है, कूले ने, इनका नाम आप याद रखना, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड टाइप ऑफ रिलेशनशिप शेयर्ड अमंग इट्स मेंबर। तो साइज और रिलेशनशिप के बेस पे इन्होंने दिया था ये। जैसे प्राइमरी ग्रुप के बारे में क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप प्राइमरी ग्रुप लिख लेना, ठीक है।
प्राइमरी ग्रुप इज स्मॉल ऑफ पीपल, इसके अंदर क्या होते हैं, लोगों की संख्या कम होती है। और लोग कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, फेस टू फेस, है ना, इमोशनल रिलेशनशिप होती है। जैसे गांव में देखा होगा आपने, है ना, 50 60 100 लोग 200 लोगों का गांव होता है, तो एक दूसरे के प्रति इमोशनल रिलेशनशिप होती है और फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। जैसे फैमिली हो गया, है ना, परिवार के लोग हैं, 10 15 लोग हैं एक परिवार में फॉर एग्जांपल, तो एक दूसरे के प्रति इमोशनल हैं, एक दूसरे के प्रति कनेक्ट हैं, एक दूसरे से फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं। या पीयर ग्रुप हो गया, दोस्तों का। पर सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है, बहुत बड़ा होता है साइज में, है ना, जैसे पूरा जिला, पूरा राज्य। इट इज मार्क्ड बाय फॉर्मल एंड इम्पर्सनल रिलेशनशिप, और इसमें मेंबर्स के बीच में इम्पर्सनल रिलेशनशिप होती है, इमोशनल रिलेशनशिप नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल क्लब हो गया, है ना, एक पर्टिकुलर क्लब हो गया, रेजिडेंट एसोसिएशन होगी। जैसे कहीं पे कोई कॉलोनी है, फ्लैट्स है, बिल्डिंग है, तो वहाँ पे एक रेजिडेंट एसोसिएशन भी होती है ना हर कॉलोनी के अंदर। तो उसके उसमें 500 700 मेंबर हैं, 1000 मेंबर हैं, तो वो एक दूसरे को जानते नहीं है ना जनरली, पर एक कॉमन ग्रुप के मेंबर हैं वो। तो ये सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। प्राइमरी ग्रुप में वो एक दूसरे से इमोशनल रिलेशनशिप भी शेयर करते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन भी होता है। पर सेकेंडरी ग्रुप में एक रेजिडेंट ऐसा जरूरी नहीं है कि दूसरे रेजिडेंट को जाने, जिस ग्रुप के दोनों मेंबर हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, लेट अस सी। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कैन thus be defined as the existence of structured inequalities between group in the society। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आपको पता होगा कि जैसे हमारे यहाँ पहले क्या था, सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर डिफाइंड था, 4 सेक्शन में था, है ना, अपर मिडिल एंड जनरली लोअर कास्ट वाला सिस्टम था ना। तो ये आपको हर सोसाइटी में स्ट्रक्चर दिख जाएगा पहले, पर आज नहीं है हमारे यहाँ, ध्यान रखना। आज हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबोलिश करता है, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन, आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस कास्ट जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल। क्यों ये सब लिखा गया, बिकॉज टुडे वी आर एट द सेम लेवल इन द सोसाइटी, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन जुडिशियरी, इंडियन एग्जीक्यूटिव डज नॉट प्रमोट एनी टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज। ऑगबर्न एंड निमकॉफ डिफाइन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एज द प्रोसेस जिसमें इंडिविजुअल्स को रैंक दी जाती है। जैसे पहले था हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो दीज आर टू बी कंसिडर्ड एज अ रैंक। मोर और लेस एंड्यूरिंग हायरार्की स्टेटस दिया जाता है ना जनरली। पहले पहले की बात कर रहा हूँ, देखो आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आज हम सब बराबर हैं, हम सब के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, हम सब इक्वल हैं। वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट विद वन अनदर ऑन एनी बेस, रिमेंबर दिस थिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट अर्लियर, बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन और व्हेन द ब्रिटिशर्स आर हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टाइम। There is a hierarchy which is defined on the basis of work or the status in the society. Like if a individual is born into a house of a Brahman and working as a priest or preaching God, he may have the high status in the society. And if a individual is a warrior or a protector is considered on the second level, a trader is on the third level. But in the society that time, not today, that time, the particular section is placed at the lower level of the section, है ना। generally we call them that time Shudra, and like that concept prevails that time in our society, but not today. Today we all are equal, remember, है ना। it doesn't matter to which caste we belong, but Indian constitution guarantee us, article 14 is there na, equality before law, and even it is mentioned in the preamble also, है ना। So I'm talking about the earlier that time. So don't take it and personally, remember this thing, student. I am a learner, you all are also a learner, so intake things like a learner, okay? So the next is society can be seen as consisting of स्टार्टा इन हायरार्की। सोसाइटी में आपको स्टार्टा दिख सकता है हायरार्की का पहले, आज तो इतना मैटर नहीं करता ये सब चीज़ें, फिर भी जहाँ पे रूरल एरियाज में कहीं ना कहीं ये चीज़ें एग्जिस्ट तो देखो करती हैं। बट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री, वी अबॉलिश दीज थिंग्स विद द मोर फेवर्ड एट द टॉप, जिसको सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस हैं,
फेवर दिया गया उसको टॉप पे रखा गया था, हमारे यहाँ पे भी आप देख सकते हो, है ना। और लेस प्रिविलेज को या जिसको बिल्कुल ही कोई फायदा नहीं था पहुंचाया गया उसको बॉटम पे रखा गया था, ये हमारे यहाँ भी था। स्टार्टिफिकेशन हैज क्रूशियल प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। अब देखो स्टार्टिफिकेशन ना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी के स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में। अब वो जो बॉटम पे रखा गया है ना व्यक्ति, वो कभी भी अपने आप को उनके या उनके साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं करने की करेगा, या तो वो उनसे ऊपर जाने की कोशिश करेगा या फिर वो उनसे नीचे रहेगा, पर वो उनके साथ नहीं मिलने की कोशिश करेगा। सोसाइटी बढ़ जाती है बस यहीं पे ही, है ना, डिफरेंसेस आ जाते हैं। Stratification has a crucial place in organization of society. Every aspect of the life of every individual and household is affected by stratification. तो देखो जिसको भी जहाँ पे सोसाइटी में रैंक दिया गया है हर किसी का जीवन प्रभावित होता है इससे। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति बहुत पढ़ना चाहता है, बहुत लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, पर उसको लोअर लेवल पे रखा गया है बॉटम पे, वो कैसे आगे बढ़ेगा, है ना। तो इसके बहुत सारे न्यूमरस एग्जाम्पल इंडिया में भी एग्जिस्ट करते थे और उन्होंने फिर बाद में मेहनत करके बहुत नाम भी कमाया, भारत रत्न तक मिला उनको, ऐसे महान इंसान भी हुए हमारे देश में। पर उनको भी सोसाइटी की में कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था स्टार्टिंग में, है ना। तो जस्ट बिकॉज ऑफ स्टार्टिफिकेशन की वजह से। अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्थ, सिक्योरिटी, एजुकेशनल सक्सेस, फुलफिलमेंट इन वर्क एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आर ऑल अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सिस्टमेटिक वे। अब देखो सोसाइटी के अंदर ये तो कहीं ना कहीं दिखता ही है आपको। अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्थ, अमीर के लिए तो सब कुछ है, गरीब आदमी के लिए तो आपको पता है ना। हालांकि गवर्नमेंट करती है सब चीज़ें, पर फिर भी सिक्योरिटी देख लो आप, है ना जी। अब हालांकि गवर्नमेंट तो सबके लिए ही करती है, पर जनरली फिर भी ज़्यादा सिक्योर कौन फील करता है, जिनके पास सब कुछ है। एजुकेशनल सक्सेस देख लो, अमीर व्यक्ति जल्दी पढ़ जाता है क्योंकि उसके पास संसाधन है, गरीब के व्यक्ति के पास इतने संसाधन नहीं होते यार, उसके पास जल्दी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, उसको क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, या बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो आपको सोसाइटी के अंदर डिफरेंसेस दिख जाएंगे बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है सोसाइटी के अंदर। किसी के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स है, किसी के पास बहुत कम रिसोर्स हैं। जिसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स हैं वो सोसाइटी में अच्छा स्टेटस एंजॉय करता है और अच्छी प्रिविलेज गेन करता है और आगे बढ़ रहा है। सो द नेक्स्ट हेडिंग इज स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब होता है जैसे किसी एक व्यक्ति को खरीद लिया जाए, किसी के द्वारा बेच दिया जाए दूसरे को, और सारी उम्र जिंदगी तक वो उसके यहाँ नौकरी करे, मतलब कि, है ना, दास जैसे बोलते हैं पहले होता था। अब तो आर्टिकल 23 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग, इन सबको बैन करता है, ध्यान रखना, है ना। स्लेवरी इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। स्लेवरी इनइक्वालिटी की एक्सट्रीम फॉर्म है, अल्ट्रा प्रो लेवल की। और एक स्लेव को ना फिजिकल मेंटल हरासमेंट भी फेस करना पड़ता है, जैसे पहले होता था, है ना। आपने 10th में पढ़ा होगा बाल्कन रीजन, वो सब चीजें। इन विच सम इंडिविजुअल्स आर लिटरली ओन्ड बाय अदर, मतलब जिसमें एक व्यक्ति का मालिक कोई दूसरा व्यक्ति है, एक इंसान का मालिक बताओ, और उसे हर वो बात माननी पड़ रही है जो उसका मालिक कह रहा है। द ग्रीक्स एंड रोमन्स कीप स्लेव एज सोल्जर्स। ये लोग क्या करते थे, सोल्जर्स के रूप में, सर्वेंट्स मजदूर के रूप में, सिविल सर्वेंट्स, इन सब रूपों में, इन सब पोस्ट्स के लिए स्लेव्स को खरीदते थे, है ना। मार्केट लगता था पूरा बेचने का, खरीदने का। एज अ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन स्लेवरी हैज एट प्रेजेंट बीन इरेडिकेटेड। और आज के दौर में स्लेवरी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। देखो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, पर इनफॉर्मल मैनर में करती है, ओपनली नहीं करती है, ध्यान रखना। वो फिर मजबूरी वाला सीन होता है ना। हाउएवर देयर आर स्टिल, देखो, इंस्टेंस ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, आज भी आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे जाएगी स्लेवरी, किसी ना किसी तरीके में, किसी ना किसी फॉर्म में, दुनिया के किसी कोने में स्लेवरी दिखाई दे ही जाएगी, है ना। अफ्रीकन लोगों को बहुत बेचा और ख़रीदा जाता था क्योंकि वो फिजिकली स्ट्रांग होते थे, तो उनको ये माना जाता था कि ये लोग अच्छे हैं स्लेव के रूप में काम करने के लिए। कास्ट एज अ सिस्टम ऑफ स्टार्टिफिकेशन। इंडिया के अंदर स्टार्टिफिकेशन जो स्ट्रक्चर था सोसाइटी का, हायरार्की, वो किस बेस पे बनाया गया था, कास्ट के बेस पे। योर सोशल पोजिशन इज डिटरमाइंड बाय द कास्ट यू आर बोर्न इन। तो आप सोसाइटी में किस स्टेटस को होल्ड करेंगे या किस सोसाइटी के स्ट्रक्चर में आएंगे, किस पे डिपेंड करेगा कि आपने जन्म किस कास्ट में लिया।
और कास्ट एक एस्क्राइब स्टेटस है, याद रखना। एस्क्राइब स्टेटस मतलब जिसको बदला नहीं जा सकता। रिलीजन कैन बी चेंज, आर्टिकल 25 to 28 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिविजुअल इज फ्री टू चेंज इट्स रिलीजन, बट कास्ट कैन नॉट बी चेंज, रिमेंबर। कास्ट डिक्टेट्स द टाइप ऑफ वर्क एन इंडिविजुअल कैन डू, पहले की बात कर रहे हैं। आज तो आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, और आर्टिकल 19 है ना फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है। 6 आज़ादी है 19 में, उसमें से एक आज़ादी फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन है। पर पहले की बात कर रहे हैं, पहले आप एक व्यक्ति की कास्ट डिसाइड करती थी कि वो क्या काम करेगा, है ना। और उस टाइम एक व्यक्ति जो, जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति पर्टिकुलर कास्ट में पैदा हुआ जो लोअर लेवल पे है सोसाइटी में, तो उसको ना उस लोअर लेवल वाले काम को करना पड़ेगा उस टाइम, और वो दूसरे ऑक्यूपेशन को ज्वाइन नहीं कर सकता, दूसरे ऑक्यूपेशन में जा भी नहीं सकता था उस टाइम, है ना। आज नहीं, वो पहले की बात कर रहे हैं। कास्ट एंडोगैमी इज प्रैक्टिसाइज्ड विद रिगार्ड्स टू मैरिज, मैरिज में भी कास्ट स्ट्रक्चर दिख जाएगा, ये तो सोसाइटी में ओपन है ना। हालांकि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर 34 आज़ादी में से एक आज़ादी क्या है, फ्रीडम ऑफ मैरिज है। पर फिर भी जनरली हमने सोसाइटी के अंदर क्या दिखता है कि लोग अपनी कास्ट में मैरिजेस को प्रिफेयर करते हैं, है ना। एन इंडिविजुअल कैन मैरी ओनली विद इन हिज हर ओन कास्ट, सोसाइटी में ऐसा है। पर कॉन्स्टिट्यूशनली आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में फ्रीडम ऑफ मैरिज है, ध्यान रखना। इंडिविजुअल इज फ्री टू मैरी टू द पर्सन इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर कास्ट, और कह सकते हो आप रिलीजन, है ना। कास्ट डिटरमाइंस वंस सोशल रिलेशनशिप, सोशल इंटरेक्शन। और देखो जनरली कास्ट के बेस पे डिसाइड होता है कि आप सोसाइटी में किस तरीके के लोगों से पहले इंटरेक्ट करोगे। आज तो कोई भी किसी से भी इंटरेक्शन कर सकता है सोसाइटी में, पर जनरली क्या देखा जाता है, एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं जो उनकी कास्ट स्ट्रक्चर के लिए बनाए गए हैं या बनाए हैं उन्होंने खुद, ठीक है। देयर इज रिस्ट्रिक्शंस इन टर्म ऑफ फूड एंड फूड शेयरिंग में भी रिस्ट्रिक्शंस होते थे पहले, पर आर्टिकल 21 फिर से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रीडम टू ईट फूड विच एवर यू वांट, है ना। बट किसी को उससे कोई किसी और का फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट ना हो, क्योंकि हर फंडामेंटल राइट के साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वर्ड भी है। और फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया हमने, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, ध्यान रखना। और फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर से। कास्ट एज अ सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्राटिफिकेशन, और कास्ट के बेस पे सोसाइटी में सोशल स्ट्राटिफिकेशन होता है ना सोसाइटी के अंदर। क्लास सिस्टम इज अ डिफरेंट फॉर्म फ्रॉम द अदर फॉर्म ऑफ स्ट्राटिफिकेशन इन 4 मेन एस्पेक्ट। जो क्लास सिस्टम है वो एक अलग कंसेप्ट है। द बाउंड्रीज बिटवीन क्लास ग्रुप इज अ नॉट एज क्लियर कट एज इन कास्ट ग्रुप। अब कास्ट ग्रुप में तो क्या होता है, बाउंड्रीज बिल्कुल क्लियर है, इसको ना आप क्लास लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। तो सोसाइटी के अंदर कास्ट में तो क्लियर बाउंड्रीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपर कास्ट, मिडिल कास्ट एंड द लोअर कास्ट, वो कास्ट स्ट्रक्चर में था। पर क्लास, एक व्यक्ति फॉर एग्जांपल समझना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लोअर कास्ट में पैदा हुआ फॉर एग्जांपल, और मैं बहुत मेहनत करता हूँ और बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेसमैन बन जाता हूँ और बहुत पैसा कमाता हूँ, तो मैंने अपनी क्लास क्या कर दी, चेंज कर दी। तो क्लास कैन बी चेंज, है ना। इट इज़ नॉट एस्क्राइब, ये जन्म से तय नहीं होती। जैसे वो कहते हैं ना कि आप गरीब पैदा हुए, ये मैटर नहीं करता, पर आप अगर गरीब मर रहे हैं, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। तो क्लास बदली जा सकती है, इंसान अपनी क्लास अपनी मेहनत से बदल सकता है। सोसाइटी में जैसे ही आपकी क्लास बदलेगी, आपका स्टेटस भी बदल जाएगा। पर कास्ट एस्क्राइब है, कास्ट जन्म से है, वो चेंज नहीं हो सकती, ध्यान रखना। क्लास और कास्ट में फ़र्क है ना। जैसे इसको आप और आसान समझ लो, 5th क्लास के बाद किस में जाते हैं, 6th के बाद 7th के बाद 8th, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। सेम इसी तरह सोसाइटी में जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है और हमारे पास पैसा आने लगता है और अच्छा लिविंग हो जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वैसे ही हमारी क्लास भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। पुअर से फिर हम किस क्लास में आ जाते हैं, रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। द क्लास स्ट्राटिफिकेशन इज मेनली बेस्ड ऑन इनइक्वालिटीज विद रिगार्ड टू द पोजेशन। तो देखो, एक पर्टिकुलर क्लास के लोग दूसरी क्लास के लोगों के साथ कहीं ना कहीं क्या होता है, इनइक्वालिटीज तो होती हैं। जैसे किस तरीके की, फॉर एग्जांपल एक रिच क्लास सोसाइटी का व्यक्ति है, वो ज़्यादा प्रिविलेज एंजॉय करता है ना। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनली वी ऑल आर इक्वल, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इन अ जनरल सेंस।
तो सोसाइटी में आपको क्या दिखाई देगा, उसके मज़े हैं, वो अच्छा जीवन जी रहा है, सब कुछ है उसके पास। पर वहीं एक पुअर क्लास का इंडिविजुअल, उसके पास स्ट्रगल ही स्ट्रगल है ना, 2 वक्त के खाने के लिए भी। इकोनॉमिक रिसोर्सेज उसके पास नहीं होंगे जनरली, है ना, पुअर क्लास वाले के। द प्रोसेस ऑफ इनइक्वालिटीज ऑपरेट थ्रू लार्ज स्केल इम्पर्सनल एसोसिएशन ऑफ द मेंबर्स। और जनरली आपको ये इनइक्वालिटीज इसलिए दिखाई दे जाएंगी क्योंकि एक पर्टिकुलर क्लास के लोग, जो मेंबर्स उस क्लास में हैं, वो दूसरी क्लास को अपने में इंटरफेयर करने नहीं देते, एग्जिस्ट करने नहीं देते इजीली। वो फिर मेहनत या पैसे से वो सब चीज़ें तभी होती हैं। आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल, अमीरों की पार्टी चल रही है कहीं पे, रिच व्यक्तियों की, तो वहाँ पे आपको जनरली कौन लोग दिखाई देंगे, है ना, समझ रहे आप। तो क्लास स्ट्रक्चर के लोग अपने मेंबर के साथ ही एसोसिएशन को फॉर्म करते हैं, इम्पर्सनल एसोसिएशन को। स्टेटस एंड रोल, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, जनरल सेंस में। स्टेटस एंड रोल, इट इज रेफर टू द पोजीशन। स्टेटस क्या होता है कि आपकी सोसाइटी के अंदर क्या पोजीशन है, जिस ग्रुप के आप मेंबर हो उस ग्रुप में आपकी क्या पोजीशन है, क्या प्लेस आप होल्ड करते हो। ईच स्टेटस हैज, और जितना बढ़िया स्टेटस उतने ज़्यादा राइट्स और उतनी ज़्यादा ड्यूटी। जैसे डॉक्टर के अलग ड्यूटीज़ हैं, मदर की अलग ड्यूटी है, टीचर की अलग ड्यूटी है, एट्सेट्रा। ये आपका एक स्टेटस है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, तो आई हैव द ड्यूटी कि मेरे को बेस्ट नॉलेज डिलीवर करनी है मेरे स्टूडेंट्स को, तो दिस इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, है ना। और मेरे राइट्स, हालांकि फंडामेंटल राइट्स तो सबके सेम है, पर जनरली आई हैव डिफरेंट स्टेटस ऑफ अ पर्सन विच इज होल्डिंग अनदर पोजिशन। स्टेटस क्या होता है, एस्क्राइब्ड भी हो सकता है और अचीव्ड भी हो सकता है। अचीव मतलब मेहनत करके मैं टीचर बना हूँ, एस्क्राइब्ड में अलग चीज़ आ जाती है, ये देखते हैं। अचीव में क्या होता है, इंडिविजुअल मेरिट के बेस पे और मेहनत के बेस पे अपना स्टेटस चेंज कर सकता है। एस्क्राइब में इनहेरिटेंस मिलता है, बर्थ, बायोलॉजिकल, कि जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ सिविल सर्वेंट, तो मेरे चाइल्ड भी को भी मैं कोशिश कर रहा हूँ वो भी सिविल सर्वेंट बने, है ना, पूरे मैंने वही सारे चीज़ें एफर्ट्स डाले, तो दिस इज एस्क्राइब स्टेटस, इनहेरिटेंस। मैं अमीर हूँ फॉर एग्जांपल, है ना, मेरा सोसाइटी में बहुत रुतबा है, तो वही मेरी कमिंग जनरेशन को मिल रहा है, इनहेरिटेंस। पर इसको अचीव भी करा जा सकता है, ये ध्यान रखना, मेहनत से। इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। आप किस स्टेटस को पाना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आपका वो स्टेटस हो जाएगा। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे स्क्राइब में आपका इंटरेस्ट मैटर नहीं करता, जो पेरेंट्स ने कह दिया वही आपको बनना पड़ता है। इसमें क्या होता है, इट कैन चेंज क्वालिफिकेशन, इनकम बदल सकती है जब आप चीज़ें अचीव करते हो। फॉर एग्जांपल, आज मैं एक मजदूर हूँ तो मैं 500 रुपये कमा रहा हूँ, कल को मैं एक सिविल सर्वेंट बन गया तो मेरी सैलरी चेंज हो जाएगी। ये मैंने मेहनत से अचीव किया, है ना, और क्वालिफिकेशंस भी इसमें चेंज होती है। पर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज स्टेटस, यहाँ स्टेटस चेंज नहीं हो सकता, और क्वालिफिकेशन भी तय है कि आपको क्या पढ़ना है। डॉक्टर के अगर फॉर एग्जांपल बचपन से ये कहा जाए कि आपको डॉक्टर पढ़ना है, तो बस आपको वही सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। मॉडर्न सोसाइटी में इसका इम्पोर्टेंट रोल है, और इसका ट्रेडिशनल सोसाइटी में, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं फिर वही बच्चा है, फिर वही कमिंग जनरेशन है, तो ये याद रखना, स्टेटस कैन बी एस्क्राइब। एस्क्राइब में क्या होता है, पेरेंट्स वाला विल चलती है बच्चे के ऊपर। और अचीव में, इसको ना आप और आसानी से समझ लो, ये एक स्टूडेंट है, ये एक स्टूडेंट है। इस स्टूडेंट को ये कहा जा रहा है कि उसके पेरेंट्स बता रहे हैं कि तेरे को क्या करना है लाइफ में। अचीव स्टेटस में समझ लो, उस बच्चे को कहा जा रहा है कि तुझे खुद क्या करना है लाइफ में, जो तेरा मन आ रहा है वो कर, तो ये अचीव स्टेटस हो जाएगा, ये एस्क्राइब्ड। मल्टीपल स्टेटस एंड प्रोग्रेशन इज द नेक्स्ट हेडिंग। इन अ मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी सच एज अवर्स, जैसी हमारी है कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, है ना, मल्टीपल स्टेटस भी हो सकते हैं एक इंडिविजुअल के। आई एम अ टीचर ऑल्सो अ ब्रदर, तो मैं एक टीचर भी हूँ, साथ में मैं क्या हूँ, अपनी बहनों का भाई भी हूँ, है ना, और मेरे सिबलिंग्स भी हैं। लाइक कोई मुझे कज़न बुलाता है, कोई मुझे चाचा बुलाता है, तो एक व्यक्ति के मल्टीपल स्टेटस भी हो सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, एक आईएएस ऑफिसर है, वो एक आईएएस ऑफिसर सिविल सर्वेंट भी हो सकता है, वो एक इंजीनियर भी हो सकता है, वो एक डॉक्टर भी हो सकता है ना, बहुत से डॉक्टर भी बनते हैं सिविल सर्वेंट। इंडिविजुअल्स आल्सो एक्वायर डिफरेंट स्टेटस एट वेरियस स्टेज ऑफ लाइफ। जैसे जैसे आप बड़े होते रहोगे आपका स्टेटस बदलता जाएगा। जैसे एक बच्चा पैदा हुआ है, फिर वो एक फादर बनता है, फिर वो एक ग्रैंड फादर बनता है, फिर वो एक ग्रेट ग्रैंड फादर बनता है। ऐसे ऐसे उम्र के साथ स्टेटस चेंज होते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल, एक गर्ल है, फिर वो एक मदर बनती है, फिर वो एक ग्रैंड मदर बनती है, इस तरीके से।
स्टेटस एंड प्रेस्टीज दोनों इंटरकनेक्टेड टर्म है। जितना बढ़िया स्टेटस उतनी ज़्यादा इज्जत, उतनी ज़्यादा प्रिविलेज, याद रखना। एवरी स्टेटस इज अकॉर्ड सर्टेन राइट्स एंड वैल्यूज। हर स्टेटस के साथ कुछ राइट्स और कुछ वैल्यूज जुड़ी हुई हैं। वैल्यूज आर अटैच्ड टू द सोशल पोजीशन रेदर देन टू द पर्सन। तो वैल्यूज उस पोजीशन से है जो आपने होल्ड कर रखी, आपसे नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर है तो जनरली सब उसको समाज में एक सम्मानित नज़र से देखते हैं, गुरु के दर्जे से देखते हैं उसको, है ना। तो एक पोजीशन जो आपके पास है, जो आपका स्टेटस है, वो एक प्रेस्टीज भी होल्ड करता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक गैम्बलर है या फिर कोई एक थीफ है तो उसको सोसाइटी अलग तरीके से उसको देखती है। पर एक रेस्पेक्टेड पर्सन है, एक अच्छा पोजीशन होल्ड करता है, फॉर एग्जांपल एक सिविल सर्वेंट है, एक डॉक्टर है, तो उस पोजीशन से वैल्यूज अटैच है, याद रखना। व्यक्ति से नहीं, पोजीशन से, कि डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर का दर्जा भगवान का दर्जा दिया गया है। अब उस इंडिविजुअल को नहीं दिया गया, उस डॉक्टर, उस पोजीशन को दिया गया है। द काइंड ऑफ वैल्यू अटैच टू द स्टेटस और द ऑफिस टू द ऑफिस इज कॉल्ड प्रेस्टीज। तो जो वैल्यूज हमारे स्टेटस से जुड़ी हुई हैं, हमारी पोजीशन से जुड़ी हुई हैं, दैट आर कॉल्ड प्रेस्टीज। रोल्स एंड रोल प्लेइंग। अ रोल इज द डायनेमिक और द बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस। अब देखो, जो आपका स्टेटस है उसी हिसाब से आपका सोसाइटी में रोल तय होता है। कोई इंजीनियर है, उसका रोल अलग है, डॉक्टर का अलग है, टीचर का अलग है ना, लेबर का अलग रोल है। हर किसी का रोल उसके स्टेटस पे डिपेंड करता है। पीपल परफॉर्म देयर रोल अकॉर्डिंग टू देयर सोशल एक्सपेक्टेशन एसोसिएटेड विद द स्टेटस। समझ आया आपको? जैसा स्टेटस वैसा रोल। दिस इज रेफर टू एज रोल टेकिंग। दस रोल आर प्लेड इन अकॉर्डेंस विद हाउ हर बिहेवियर विल बी सीन एंड जज बाय अदर। तो रोल के अंदर ये भी आ जाता है कि दूसरे आपको कैसे जज कर रहे हैं। क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति डॉक्टर है और वो अच्छे से सबका ऑपरेशन करता है और बढ़िया से सबका इलाज कर रहा है, तो सोसाइटी उसको एक रेस्पेक्टफुल बैनर से देखेगी कि हाँ भाई बढ़िया डॉक्टर है, सबके साथ सम्मान से बात करता है और लालच नहीं है, इस तरीके से। तो अलग अलग रोल्स अलग अलग स्टेटस के साथ डिफाइंड होते हैं। कई बार कन्फ्लिक्टिंग भी हो जाते हैं रोल्स। जैसे कैसे? व्हेन देयर इज अ इनकम्पेटिबिलिटी अमंग द रोल्स कोरस्पॉन्डिंग टू द मल्टीपल स्टेटस, इट इज रेफर टू एज अ रोल कन्फ्लिक्ट। इट ऑकर व्हेन कॉन्ट्ररी एक्सपेक्टेशन अराइज फ्रॉम टू और मोर रोल्स टू बी परफॉर्म। कई बार क्या होता है कि रोल कन्फ्लिक्टिंग भी हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है, उसके बहुत ज़्यादा ड्यूटी आवर्स हैं और वो मतलब ऐसी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है जहाँ वो फैमिली को टाइम नहीं दे सकता। तो जो उसका एज अ फादर रोल था और एज अ एम्प्लॉय के रूप में रोल था, वो कन्फ्लिक्टिंग हो जाएंगे। उसकी जॉब चाह रही है कि तुझे यहीं रहना है और ड्यूटी करनी है, और दूसरा उसका फैमिली वाला रोल, तो कई बार कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है ना। सोशल कंट्रोल की अगर हम बात करें, सोशल कंट्रोल रेफर्स टू द वेरियस मीन्स यूज बाय द सोसाइटी। अब देखो, सोसाइटी हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है, हमारे लिए लाइंस डिटरमाइन है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जैसे ही हम उस लाइन को तोड़ते हैं, सोसाइटी हमें तुरंत जज कर देती है एकदम, है ना। और हमारे लिए फिर अलग व्यवस्थाएं हैं, वो सब चीज़ें। इट इज़ द सोशल प्रोसेस, टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज बाय विच द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल और अ ग्रुप आर रेगुलेटेड। तो सोशल कंट्रोल के अंदर आता है वो टेक्निक्स, वो स्ट्रेटजीज जो सोसाइटी यूज़ करती है एक पर्टिकुलर ग्रुप के बिहेवियर को रेगुलेट करने में। कई बार ये फोर्स होता है, फोर्स से किया जाता है, ज़बरदस्ती किया जाता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति इंटरकास्ट मैरिज करना चाह रहा है पर सोसाइटी इज़ नॉट अलाउइंग टू हिम, हालांकि वो उसका फंडामेंटल राइट है पर सोसाइटी अलाउ नहीं कर रही, तो उसको फोर्सफुली वो लॉ मानना पड़ता है, सोशल कंट्रोल कर होना पड़ता है ना। और बहुत सारे केसेस इंडिया में ऐसे आपको दिख जाएंगे या कहीं पे भी दुनिया में। द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल और एनफोर्समेंट ऑफ वैल्यूज इन द इंडिविजुअल्स टू मेंटेन, और ये आपके ऊपर उस टाइम फोर्स किया जाएंगे ये लॉज, है ना, रेगुलेट किए जाएंगे ताकि आप उस ऑर्डर में रहो सोसाइटी के जो सोसाइटी ने बनाया है। अब फॉर्मल तरीका भी है कंट्रोल करने का, इनफॉर्मल भी है। फॉर्मल तरीका क्या है? जैसे व्हेन द कोडिफाइड सिस्टमेटिक एंड अदर फॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल इज यूज्ड, मतलब सब कुछ लिखित है, सोसाइटी के नियम कानून सब कुछ फॉर्मली, कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, लॉ हो गए, ये सब फॉर्मल तरीके हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए। जैसे एग्जांपल से समझो, मान लो कानून बने हुए हैं, भारतीय न्याय संहिता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सब क्यों बनाए गए? ताकि सोसाइटी में लोग कंट्रोल्ड रहें, ना अपने राइट्स को या इतन ऐसे ना यूज़ करें कि दूसरे को नुकसान पहुंचा दें। यह है फॉर्मल तरीका कंट्रोल करने का लोगों को।
इनफॉर्मल में क्या होता है, ज़बरदस्ती या विल को इम्प्लीमेंट किया जाता है दूसरे के ऊपर। इन एवरी सोसाइटी देर इज़ अनदर टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल दैट इज़ नोन एज इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। इसके अंदर पर्सनल, अनऑफिशियल, अनकोडिफाइड, है ना, मतलब ये नियम कानून कहीं लिखे हुए नहीं होते, है ना, सोसाइटी तय करती है और थोप देती है। मेकिंग फेस, बॉडी लैंग्वेज, फ्रॉन, क्रिटिसिज्म, रिडिक्यूल, लाफ्टर, दूसरों पे हंसना, वो सब चीज़ें सोसाइटी क्या करती है, इम्प्लीमेंट कर देती है कुछ लोग सोसाइटी के अंदर। ये इनफॉर्मल तरीका है। कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका, फॉर्मल लॉज इनको बैन करते हैं पर फिर भी ये सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हेल्दी पर्सन है, हाँ भाई वो ठीक है, उसको वो हेल्दी है तो उसके भी अपने राइट्स, अधिकार, पर दूसरे लोग उसको मोटे कहते रहते हैं बार बार या चिढ़ाते रहते हैं उसके फिजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर, या उसको अपने से अलग कर देते हैं, है ना, तो दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल कंट्रोल। या उसको बार बार कहते हैं कि नहीं तुझे पतला होना है, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है। इनफॉर्मल मीन्स कंट्रोल करती है सोसाइटी, ताकि तू, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे 10 लोग पतले हैं और आप उस ग्रुप का मेंबर हो, देखना आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ वो फेस करनी पड़ेगी चीज़। वो आपको कहीं ना कहीं कह देंगे कि तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है। वो होता है ये, है ना, हर किसी के साथ होता है, हमारे साथ भी हो जाता है कभी ना कभी। पर एट दैट सिचुएशन वी हैव टू थिंक अबाउट दैट, है ना, कि बोलने तो बोल रहे हैं तो आई एम एंजॉइंग माई फंडामेंटल राइट। किसी को प्रॉब्लम है तो अपना खुद देखे, मेरे को क्या। द नेक्स्ट वन, इन डे टू डे लाइफ, देखो रोजाना जीवन में ये इनफॉर्मल मेथड दिख जाएंगे सोसाइटी में। जैसे घर वाले कहते हैं कि सोसाइटी में ऐसे नहीं चलना है ना, और दूसरों से ऐसे बिहेव नहीं करते, ये सब चीज़ें, है ना। अगर कोई बात कह रहा है, कोई बहस नहीं करना दूसरों से, चाहे अपना आर्गुमेंट भी ना रखो, जो सही आर्गुमेंट भी दे रहे होंगे ना उसे भी रखने से रोक देंगे। ये होता है कई बार सोसाइटी में। बट इफ वी आर लिविंग इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी, रिमेंबर इम्पैक्ट ऑफ सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल कैन बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अब पॉजिटिव कैसे, देखो मान लो सोसाइटी में लोग कह रहे हैं कि भाई आपको अल्कोहल नहीं करना है, ड्रग्स नहीं करना है और ये सब नहीं करना है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। सोसाइटी में लोग हमें रोक रहे हैं, हमारे रिश्तेदार, दोस्त, फ्रेंड, ये सब हमें रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर तूने किया हम तेरे से बात नहीं करेंगे या तो जो है अलग कर देंगे। तो ये एक अच्छा कंट्रोल है मेरे लिए। पर यही नेगेटिव भी हो सकता है दूसरे एस्पेक्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट टू डू इंटरकास्ट मैरिज बट सोसाइटी इज नॉट अलाउइंग मी, या माय पेरेंट्स फैमिली इज नॉट अलाउइंग मी, दैट टाइम इट इज अ नेगेटिव कंट्रोल फॉर मी बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग मी द राइट बट द सोसाइटी इज नॉट अलाउइंग मी दैट टाइम। And remember students, I am a learner, student of sociology. I am just giving my views, so take all the views as a learner, okay, don't take personal, okay, so we all are learner, है ना, so that's why a section is made of rewards और punishment। तो अगर आप सोसाइटी के हिसाब से काम करते हैं तो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। आपका वो कहती है सोसाइटी, देखो यार बहुत बढ़िया लड़का है, ये तो बहुत बढ़िया लड़की है ना, किसी से फालतू बात नहीं करते, ना मतलब रखते, ये सब चीज़ें, है ना। और अगर आप ऐसा इस सोसाइटी के रूल्स को तोड़ते हैं तो फिर पनिशमेंट वाला सीन आ जाता है। सोसाइटी बात करना बंद कर देती है, आपको अपने से अलग कर देती है, वो चीज़ें। मेंबर्स ऑफ सोसाइटी कैन बी, रिवार्ड भी हो सकते हैं अगर आप बिहेवियर अच्छा है, और सज़ा भी मिलती है, नेगेटिव सैंक्शंस भी हो जाते हैं अगर हम उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानते। तो नाउ वी आर गोइंग टू रीड डेविएंस। डेविएंस रेफर्स टू द मोड्स ऑफ एक्शन विच डू नॉट कन्फर्म। तो डेविएंस उन चीज़ों को बोलते हैं जब हम सोसाइटी के हिसाब से चीज़ें ना करने लगे या सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ना मानने, तो वो डेविएंस कहलाया जाता है। which is regarded as deviance, it widely variable as the norms and values that distinguish different culture and subcultures। तो डेविएंट किन चीज़ों को बोला जाता है, जब मैं कुछ अलग करने लगूँ और जो सोसाइटी ने मेरे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस तय किए थे उनके हिसाब से ना चीज़ें करूँ, तो आई एम डूइंग द डेविएंस। लाइकवाइज, है ना, और डेविएंस को चैलेंज भी किया जाता है और दूसरे केस में उसको अपलोड मतलब कि बढ़ावा भी दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक महिला एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है, अब ये एक डेविएंस भी हो सकता है, सोसाइटी उसको अलाउ नहीं कर रही है कि महिला कहाँ से करेगी ये सब चीज़ें। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग राइट, है ना, पर पहले की बात कर रहे हैं, जैसे महिलाओं को पहले बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, फ्रीडम्स नहीं थी, बट आज तो एवरीवन इज हैव द फ्रीडम। तो पहले ये डेविएंट था कि यार वो बन जाएगी ये वो, है ना, पर ये इसको कंसिडर कर रहा है एक सेक्शन सोसाइटी का डेविएंट कि ये तो गलत है, ये वो कैसे बनेगी ये वो। पर दूसरा सेक्शन इसको बढ़ावा दे रहा है कि हाँ बहुत अच्छा कर रही है, सोसाइटी में इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन करेगी, देश के डेवलपमेंट में योगदान देगी, स्टेटस गेन करेगी सोसाइटी में, तो ये अच्छी चीज़ है। तो आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा है, आपके एक्शन एक ग्रुप के द्वारा
ये भी करे जा सकते हैं कि गलत हैं, और दूसरा ग्रुप ये भी कह सकता है कि हाँ अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक महिला एक फॉर एग्जाम्पल अच्छी पोस्ट पे चली जाती है आर्मी के अंदर, है ना, किसी भी देश की आर्मी की हम बात कर रहे हैं, तो वहीं पे एक सेक्शन सोसाइटी का उसको अपलोड कर रहा है कि हाँ भाई तूने बहुत बढ़िया किया, मेहनत किया, तो इस पोजीशन पर पहुंची, अच्छी चीज़ है। फेमिनिज्म आइडियोलॉजी के लोग, है ना, या इक्वालिटी में बिलीव करने वाले लोग। पर वहीं पे दूसरा सेक्शन कह रहा है सोसाइटी का कि ये कैसे लीड करेगी, या ये कैसे कॉम्बैट ऑपरेशन लड़ेगी, ये चीज़। उम्मीद है गाइज आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्टूडेंट। और देखो स्टूडेंट, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, सारे पॉइंट्स को आप एज अ लर्नर ही इनटेक करना। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ सोशोलॉजी का, है ना, ग्रेजुएशन में रहा है, मास्टर्स में रहा है, तो इसलिए मैं बस एज अ लर्नर ही आपको चीज़ें इनटेक मतलब कि नॉलेज अपनी शेयर कर रहा हूँ। फिर भी अगर किसी पॉइंट से आपकी कोई भावना हर्ट हुई है तो मैं आपसे उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, ठीक है। आप चीज़ों को एज अ लर्नर ही लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। और बहुत मेहनत करना, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें हम सोसाइटी की स्टडी करते हैं, डीप में सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं, है ना। तो आप अच्छा करना अपने एग्जाम्स में और कंपटीशन में, जो भी आप कंपटीशन लाइफ में दो, ठीक है स्टूडेंट्स। स्वस्थ रहना, खूब लाइफ में आगे बढ़ना, है ना, बहुत नाम कमाना और मेहनत करते रहना आप लोग। धन्यवाद स्टूडेंट्स।